चलो भाई आ जाओ अपने डाउट सेशंस पे। मेरे को याद नहीं है क्या क्या होमवर्क थे मेरे के पास। जो जो डाउट्स आए हुए हैं पहले वो डाउट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। अरे थैंक यू तनिष्का मैडम। तो आ जाओ यार, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। भैया स्टार्ट कर दो डिस्कसिंग करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखते हैं किसका कितना बढ़िया से रिवाइज है। पहला क्वेश्चन भैया स्कूल एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार हमारे पास दो कैपेसिटर्स है। कैपेसिटर इसका नाम ले लो एक्स और दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास कैपेसिटर वाई। भैया क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हमारे पास ये दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर एक्स एंड वाई, और ये दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है। मतलब अगर मैं इसका इनिशियल कैपेसिटेंस सी ले रहा हूं तो इसका भी इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, सी ही है। और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की बैटरी से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए थे, एक्स के अंदर तो हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया, लेकिन इस वाई वाले कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, जिसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 4। भैया चेक करो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स एंड फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वाई। ये आपका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस एक्स एंड अक्रॉस वाई। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक करो। मैंने कहा भैया दो कैपेसिटर से दोनों आइडेंटिकल थे, सी सी, बैटरी से कनेक्ट किया और एक में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, अगर सपोज मैं डाइलेक्ट्रिक नहीं डालता, सपोज अगर मैं डाइलेक्ट्रिक नहीं डालता तो दोनों पे कितना पोटेंशियल आता भैया? फिर तो दोनों पे सेम पोटेंशियल आता ना। तो इधर कितना हो जाता 6 वोल्ट और इधर भी कितना हो जाता 6 वोल्ट, क्योंकि भैया सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और टोटल हमेशा कितना आना चाहिए जितना बैटरी का है। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब दोनों कैपेसिटर एक तरीके से आइडेंटिकल नहीं रहे, क्योंकि एक में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। तो इस पे कुछ ना कुछ आएगा, इस पे कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन हाँ, इस बात की श्योरिटी है कि वी एक्स प्लस वी वाई इसका टोटल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इतना मैंने हिंट दे दिया आपको। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, दोनों की एनर्जी का रेशियो लेना है। चलो। तो क्या कहते हो, साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करें? यस सर। चलो डन। यस यार मुझे सर। बताओ, अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो इस वाले का न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, वाई वाले का? के इंटू सी। के इंटू सी मतलब 4C हो जाएगा। तो आ जाओ, डायग्राम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सिचुएशन चेक करते हैं। यार हमारे पास ये एक कैपेसिटेंस हो गया सी, और इस वाले का कैपेसिटेंस अब की बार जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद हुआ है दैट इज 4C। ये दोनों हैं सीरीज में। तो यार आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल ही सकते हो ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? मैंने आपको बता रखा है, जब दो कैपेसिटेंस सीरीज में हो तो आप C1 C2 बाय C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो भैया इस हिसाब से हमारे पास ये आ जाएगा 4C/5। 4/5C। वेरी गुड, डन। C इक्विवेलेंट आ गया। टोटल वोल्टेज आपको पता है 12, तो टोटल चार्ज निकाल सकते हो, Q इक्वल्स टू CV। C की यस सर। वैल्यू है 4/5 इंटू 12। तो भैया चेक करो चार्ज कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 48/5। तो प्लीज चेक करो कितना आ रहा है ये चार्ज। 9.6। 9.6 आ रहा है। 9.6C आ रहा है। यहाँ पे C की वैल्यू भी थी 9.6C। चलो डन।
अब यार याद रखो सीरीज में हमारा चार्ज सेम रहता है, Same. तो इधर भी क्यू है तो इधर भी क्यू है। Q. अब बिल्कुल, तो अब आपको हर एक कैपेसिटर के लिए चार्ज पता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है, पोटेंशियल निकल जाएगा। तो अगर मैं वी एक्स निकालना चाहता हूं तो वी एक्स के लिए लिखूंगा चार्ज अलोंग, मतलब चार्ज अलोंग एक्स और कैपेसिटेंस अलोंग एक्स, चार्ज सेम रहेगा 9.6 सी, और सी एक्स का कैपेसिटेंस भी कितना है सी। तो भैया पहले वाले का आंसर आ गया 9.6 वोल्ट। दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है अब आपको। भैया टोटल वोल्टेज 12 था, तो बता दो रिमेनिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा वाई के ऊपर। 2.4. वेरी गुड, 12 माइनस 9.6 दैट इज 12 पॉइंट, मतलब सॉरी 2.4। 2.4. भैया ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक बार चेक करो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है या नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट लग रहा हो प्लीज हाथ के हाथ बोल देना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं लास्ट डाउट सेशन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में तो पक्का करंट इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट करूंगा। Yes, sir. चलो डन, बढ़िया। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा बहुत अच्छे से सॉल्व, कि हमें सारी वैल्यूज मिल गई है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, पोटेंशियल कितना है, सब कुछ पता चल गया है। तो अब सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी हो गया है। सेकंड पार्ट यू एक्स निकालना है, तो भैया वो होगा हाफ, कैपेसिटेंस की वैल्यू सी थी और पोटेंशियल कितना था एक्स पे 9.6, उसका स्क्वायर। भैया आई होप सबको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, हाफ सी वी Yes. स्क्वायर। वाई के लिए क्या लिखूंगा हाफ, लेकिन कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो गया था और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है 2.4 का स्क्वायर। भैया दोनों को डिवाइड करो, हाफ हाफ सी सी कट गया, बाकी सॉल्व करना आपका काम है। सॉल्व करो, मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। Yes, sir. चलो डन। आकाश सही नहीं आ रहा, रेशियो लेना है दोस्त, रेशियो 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.4 इंटू 2.4। भैया ये जाएगा 4 से, 2.4 इंटू 4 9.6 होगा, तो एक फोर कट गया, फिर से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा ये 4:1। सब लोग चेक करो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। हाँ अब का सब सही है ना, 4:1। Yes, sir. 4:1. ठीक है, Yes, sir. गुड। आरती एक बार फिर से चेक करो आप, कुछ रिपीट करना है तो बताते जाना। चलो भाई मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने डाउट क्वेश्चन भेजा है ये कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फर्स्ट पार्ट रिपीट करना है वंशिका, बिल्कुल रिपीट करते हैं। वंशिका हमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिर से एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चेक करना। यार मेरे को पहले वाले एक्स का कैपेसिटेंस पता है सी, तो वाई वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक टाइम सी, तो मतलब 4C। पहले वंशिका यहां तक बताओ, ये समझ में आया कि इसका सी और इसका 4C कैसे हुआ। Yes, sir. डन। अब हमें है ना टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2, और ये इसी का शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो मैंने टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया, टोटल कैपेसिटेंस आया 4C/5। आपको टोटल कैपेसिटेंस पता है, बैटरी का टोटल पोटेंशियल पता है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि बैटरी से टोटल कितना चार्ज निकल रहा है, टोटल कितना चार्ज निकल रहा है। तो हमने कैलकुलेट किया बैटरी से टोटल चार्ज निकल रहा है 9.6 सी, कूलम्स नहीं है ये, 9.6 सी। ये हमने यहां पे सॉल्व करके लिखा। अब सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है, तो पहले वाले पे चार्ज कितना आएगा सेम यही 9.6 सी, दूसरे वाले पे भी चार्ज कितना आएगा सेम यही 9.6 सी, क्योंकि चार्ज सीरीज में सेम रहता है। अब मेरे को हर एक के लिए चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं। पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो एक्स पे कितना चार्ज होगा, जितना टोटल चार्ज निकल रहा था 9.6 सी, और एक्स वाले का कैपेसिटेंस कितना है सी, दोनों को डिवाइड किया तो 9.6 वोल्ट आ गया, बिकॉज सीसी कट गया। अगर अब यहां पे 9.6 वोल्ट आ रहा है, अगर यहां पे 9.6 वोल्ट आ रहा है, तो रिमेनिंग 12 में से रिमेनिंग कितना बचेगा 2.4, वो यहां पे चले जाएगा।
क्योंकि 12 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बैटरी का ही टोटल वोल्टेज 12 है। यस सर। वंशिका क्लियर है आपको, या रिपीट करना है? सर क्लियर है, थैंक यू। डन, चलो ओके। हाँ, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का डाउट क्वेश्चन आया हुआ है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं। हालांकि मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड सीरीज पैरेलल में बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा। यार हमें बोला हुआ है C1 है 3 पिकोफेरेड और C2 गिवन है 2 पिकोफेरेड, और इन सब कैपेसिटर का इन्होंने नाम दे रखा है। जैसे ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है। नाम बस इसलिए दे रखा है ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि भैया कौन सा वाला सीरीज में है, कौन सा वाला पैरेलल में है, और कौन सा वाला इस तरीके से। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी इस टाइप का डायग्राम आए हमेशा लास्ट में स्टार्ट करना है। तो मेरे को बताओ कैपेसिटर 2, मतलब ये 2 वाला, ये 3 वाला और 4 वाला, ये तीनों कैपेसिटर आपको किस में दिख रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? सीरीज। सीरीज में, क्योंकि वायर बेंड हुई है, वायर स्प्लिट नहीं हुई, वायर बस बेंड हुई है। तो C1 C2 और इस C1 का मतलब 2 3 और 4 का, इसका जरा एक बार सीरीज फाइंड करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। भैया सबसे पहले मैंने C इक्वलन डैश C डैश फाइंड किया। C डैश की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ रही है। तो भैया ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 और फिर से 1/C1। सारी वैल्यूज रख दो, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। जरा एलसीएम लेके बताओ 1/C डैश कितना आ रहा है। चलो सब एक साथ सॉल्व करेंगे भैया। एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 2, तो ये हो गया 5 प्लस 7 7/6। तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 6/7। डन, वेरी गुड, यहां तक सबने कर लिया। एक बार यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर आगे का डायग्राम ड्रॉ करूंगा। डन, इसका लिख देता हूं, ये C इक्विवेलेंट आया C डैश। भैया अब नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा? अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम की बात करूं, सिंप्लीफाइड डायग्राम अभी भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन अब बस यहां पे वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6/7C। यहां पे कैपेसिटर कौन सा कनेक्टेड है? C2, दैट इज कैपेसिटर फिफ्थ। यहां पे कनेक्टेड है C1, और यहां पे मेरे को नहीं पता कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है C1। ये कैपेसिटर 6 था, ये कैपेसिटर 1 था, ये A था, ये B था। अब मेरे को बताओ C डैश और ये फिफ्थ वाला कैपेसिटर, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं? पैरेलल। पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड कर दो। इसको मैं नाम दे देता हूं C डबल डैश। तो C डबल डैश विल बी C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है 6/7 और C2 की वैल्यू पीछे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2। इसका एलसीएम लेके बताओ कितना आ रहा है ये? 14 प्लस 6 20, 20/7। यस सर। C डबल डैश की वैल्यू आ गई। C डबल डैश मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लास्ट डायग्राम क्या बनेगा? अब लास्ट डायग्राम बस ये बनेगा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहां पे C1, यहां पे C1 और यहां पे 20/7। अब आपको दिख ही रहा है कि ये तीनों भैया फाइनली कौन से में आ रहे हैं? सीरीज। सीरीज में। तो 1/C इक्वलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C1 और प्लस इसका रेसिप्रोकल, तो 7/20। प्लीज सारी वैल्यूज रख दो और भैया अपने आप कैलकुलेट कर लो। सॉरी, C1 की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, माय मिस्टेक। तो यहां पे ठीक कर देता हूं, 3 प्लस 7/20। जो भी फाइनल आंसर आए उसका रेसिप्रोकेट करना मत भूलना। तो भैया कंप्लीट करो, एंड सब लोग आंसर मैच करते हैं कि आंसर सही आ रहा ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को इसका आंसर सेंड नहीं किया है। एसएल अरोरा का क्वेश्चन है ये। एलसीएम कितना आएगा? 60। भैया 60 आ रहा है एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 20 प्लस 7, तो ये ऊपर हो गया 47/60। सर ऊपर 7 कैसे आएगा? सर 21 आएगा। हाँ 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 हाँ, मैं जल्दबाजी में ऐसे ही, इसलिए बस मैं भी जल्दबाजी में यही गलती कर देता हूँ। भैया 21, तो ऊपर हो रहा है 61। तो हमारे पास आ जाएगा C इक्वलेंट, मतलब 1/C इक्वलेंट इज 61/60। तो भैया C इक्वलेंट की वैल्यू 60/61 पिकोफेरेड। यस डन, यस सर। बहुत बढ़िया, डन, बढ़िया।
तो चेक कर लो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं लगा? नो सर। चलो तो बढ़िया, वेरी गुड सुजल, वेरी गुड। क्या कहते हैं ऋत्विका, आप 61/60 लिख रहे हो, आंसर करेक्ट करो। 60/61 होना चाहिए, रेसिप्रोकल ने किया आपने। हाँ डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का ही है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हाँ भैया मैक्सिमम लोगों को इसमें डाउट आता ही आता है। जतिन भाई ये एक चीज याद रखना, एग्जाम में कभी भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरेटिकल एग्जाम हुआ तो भी यहीं तक छोड़ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ तो भी ऑप्शन फ्रैक्शन में गिवन होगा। तो अपना टाइम मतलब यूटिलाइज मत करना इसको फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने की, कोई जरूरत नहीं है। यस सर। डन, बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये जनरली एग्जाम में आ जाता है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है परफेक्टली कंडक्टिंग वायर का। तो लेट्स सी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है सी, यहां पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है सी, और यहां पे भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है सी। क्वेश्चन बोल रहा भैया बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा बिटवीन ए बी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ऑप्शंस भी गिवन है, 3C/2, 3C, 2C एंड C/2। चेक करते हैं आरती, बाकी जहां तक मेरे को लग रहा है आरती आंसर सही नहीं है, बाकी चेक करेंगे। ठीक है ऋत्विका, ओके जिज्ञासा मैडम्स। यार आपको याद है मैंने आपको बोला था परफेक्टली कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है, कि भैया वो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या, वेरी गुड आकाश। मैं रिपीट कर रहा हूं, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्टली कंडक्टिंग वायर इस पॉइंट से ज्वाइन है ई और एफ के बीच में, है ना। आपको ये परफेक्टली कंडक्टिंग वायर दिख रही है ना। तो इस परफेक्टली कंडक्टिंग वायर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। सिंस कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो क्या यार मैं ये कह सकता हूं कि ई पे और एफ पे पोटेंशियल सेम होगा? Yes, sir. भैया सब चीज सब लोग चेक कर लो अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। डन। तो यार याद रखो, ये वाला पॉइंट ई कह सकता हूं, इस वाले पॉइंट को भी ई कह सकता हूं, ठीक है, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं। और एफ को भी मैं ई कह सकता हूं, फिर इस वाले पॉइंट को भी ई कह सकता हूं, फिर ये ई और बी कनेक्टेड है तो इस वाले पॉइंट को भी मैं क्या कह सकता हूं, ई कह सकता हूं। एक बार यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक किस किस को डाउट है? नो सर, रिपीट। रिपीट। यार परफेक्टली कंडक्टिंग वायर ढूंढो, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर कहां है? तो आपको दिख रहा है परफेक्टली कंडक्टिंग वायर आ रही है ई से लेके एफ तक, ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ये वायर परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है। परफेक्टली कंडक्टिंग वायर पे रेजिस्टेंस 0 होता है। तो परफेक्टली कंडक्टिंग वायर की खासियत क्या होती है कि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल ई है तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना कह सकता हूं, ई। इसके बीच वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना कहूंगा, ई। सिमिलरली इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, ई। इसके नीचे वाले पे ई, इस एफ की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, ई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? गुड। अब ई और बी भी एक परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन है, तो भैया बी को भी मैं क्या लिख सकता हूं, ई। अब अगर आपको ई लिखना समझ में आ गया है तो इसको रब कर दो। अब ई की जगह इसका उल्टा करो, उल्टा। भैया अगर ये वाला पॉइंट बी था और इसके परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन है तो यहां पे बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? Yes, sir. यस सर। तो नीचे भी कितना हो जाएगा, बी। यहां पे भी B. कितना हो जाएगा, बी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आप एक तरीके से जहां आपका मन करे आप पॉइंट बी को वहां अज्यूम कर लो। आपका बी ऊपर अज्यूम करने का मन कर रहा है तो ऊपर अज्यूम कर लो, नीचे अज्यूम करने का मन कर रहा है तो नीचे अज्यूम कर लो। तो भैया डायग्राम मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, डायग्राम कैसा बनेगा आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा अपना। डायग्राम कुछ अब इस तरीके से बनेगा,
कि दिस इज पॉइंट ए, ये एक हमारा परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है ऐसा, सॉरी कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, जो भी है कुछ अभी देख लूंगा। ये पॉइंट ए हो गया और यहां पे निकल रहा है पॉइंट बी। जहां आपका मन करे जैसे मैंने बोला वैसे कर सकते हो। हमारे कैपेसिटर कैसे ड्रॉ थे, एक यहां पे सी है, एक यहां पे सी है और एक यहां पे सी है। तो आप मेरे को बताओ ये ऊपर वाले दोनों सी अब आपको कौन से में दिख रहे हैं? ऊपर वाले दोनों सी, Series. इन दोनों को सीरीज में ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? C/2 आ जाएगा। Yes, sir. और ये जो नीचे वाला सी है, फिर से सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो देखो ऐसा बन गया। ये कि पॉइंट ए से दो कैपेसिटर निकल रहे थे, जो हमने उसका पैरेलल फाइंड कर लिया, एक नीचे आ गया और ये पॉइंट बी। अब डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। एक बार सब अच्छे से एनालाइज करो भैया, सबको क्लियर है या नहीं? और नीचे बचा एक सी। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ C/2 और सी किसमें दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में। Parallel. तो अब बता दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लिखूंगा? C/2 प्लस सी, तो ये Plus कितना C. आ जाएगा? 3C/2. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक बार अब अच्छे से चेक कर लो, कोई डाउट हो कोई समस्या हो पूछो भैया, जितना पूछना चाहो पूछो। सर पता कैसे चलता है कि परफेक्टली कंडक्टिंग वायर कौन सी है? जिस भी वायर पे ना कोई कैपेसिटर हो ना कोई रेजिस्टेंस हो वो परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है। जैसे इधर ये पॉइंट ए है तो मैं पॉइंट ए को यहां पे भी मार्क कर सकता था, मैं यहां पे भी मार्क कर सकता था, यहां पे भी मार्क कर सकता था। अब इसके आगे पॉइंट ए मार्क नहीं कर सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, या रेजिस्टेंस आ गया है तो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, डन। आकाश अब एक चीज और समझो। आकाश आप कह रहे हो सर ऊपर भी बी है नीचे भी बी है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए आप कह रहे हो। इन दोनों को एलिमिनेट करोगे तो फिर एक बार रिपीट करना है। ठीक है, डन। रिपीट करता हूं। आकाश एक मिनट मेरे को रुक जाओ, शायद से मैंने कहीं गलती करी है, प्लीज एक मिनट रुको, मेरे को भी चेक करने दो इसका आंसर। यार जैसे मैंने बोला परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन है तो ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा। अब Yes, ऊपर sir. वाला पॉइंट भी बी है, नीचे वाला पॉइंट भी बी है, इक्वी पोटेंशियल Yes, sir. पॉइंट्स आ गए। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स आ जाते हैं तो उनके बीच के कैपेसिटर को क्या कर देते हैं हम? Eliminate. टर्मिनेट, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सिर्फ दो Yes, sir. कैपेसिटर बचे, ऊपर वाला सी और एक नीचे वाला सी। ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको? Parallel. सीरीज, सॉरी पैरेलल में। Parallel. तो पैरेलल में दिख रहे हैं तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे कि भैया Two सी C. इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2C. 2C आएगा। भैया इसको करेक्ट कर लो, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो थैंक यू आकाश भाई, सही टाइम पे नोटिस करा दिया। डन। आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यस Yes, चलो sir. भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया कुछ लोगों ने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए थे उनमें डाउट है, तो आओ भैया उनको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में ये दिया था कि इस तरीके से हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना था। आओ तो इसका डायग्राम चेक करेंगे। ये पॉइंट ए था और मैंने कहा था ये पॉइंट हमारे पास बी है। सबसे पहले नंबरिंग कर दी 1 2 3 एंड 4। चलो भाई आ जाओ डायग्राम ड्रॉ करना सीख देखते हैं। आंसर चलो चेक करेंगे रितिका, देखेंगे। यार सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ए से। मेरे को बताओ ए से कौन सी प्लेट निकल रही है? सर 1 and 3। 1 and अब 1 तो 1. बेचारी शरीफ है, वो सिर्फ एक के साथ शेयरिंग कर रही है, लेकिन प्लेट नंबर 3 क्या कर रही है? 2 के साथ शेयर कर दिया. 2 के साथ शेयरिंग कर रही है, तो भैया उसको उस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। चलो तो ऐसा करते हैं, प्लेट नंबर 2 को पहले प्लेट नंबर 3 को मैं पहले एक बार ड्रॉ करता हूं, फिर देखूंगा कि उसकी नेसेसरी कहां पे आ रही है, मतलब कहां पे फिर से ड्रॉ करना पड़ रहा है, उस हिसाब से ड्रॉ करूंगा। प्लेट नंबर 1 की शेयरिंग किससे हो रही है? Second. सर प्लेट नंबर 2 के साथ। प्लेट नंबर 2 के साथ। प्लेट नंबर 2 कहां से आ रही है? भैया बी के साथ। तो इसको तो पॉइंट बी कह दो कि प्लेट नंबर 2 बी के साथ आ रही है। अब भैया 2 के साथ ही पैरेलल में कौन कनेक्टेड होगा?
भैया मैंने कहा कि इसका नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका भी नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इसके साथ ये मत कर देना। काफी बच्चों ने पता क्या किया होगा, उन्होंने 2 और 4 को ऐसे ज्वाइन कर दिया होगा। भैया अगर आप 2 और 4 को ऐसे ज्वाइन कर रहे हो तो 2 और 4 सीरीज में हो गए, 2 और 4 सीरीज में हो गए तो उनका पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। लेकिन 2 और 4 इधर बैटरी के से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग नहीं हो सकता। तो 4 को आप इस तरीके से ड्रॉ नहीं करोगे, 4 को आपको किस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेलल में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, जो भैया पॉइंट बी से निकल के आ रही है। चेक करो, यहां तक का डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे डिस्कशन हुआ था, प्लेट नंबर 3 को भैया 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 के साथ शेयरिंग कर रही है, और प्लेट 2 की शेयरिंग 2 के साथ किसके साथ हो रही है, 2 के साथ, और 2 बी के साथ निकल रही है। तो देखो 2 एंड 3, 2 अभी भी बी के साथ ही जा रही है, वो 3 अभी भी इसके साथ ही जा रही है। चेक करो, डायग्राम क्लियर हो गया पूरा? Yes, sir. तो 3 कैपेसिटेंस इक्वल है और ये तीनों पैरेलल में आ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 3C। और मैंने बोला था इसमें भैया C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो एप्सिलॉन A by D। दिस इज द फाइनल आंसर। यस सर। यस सर। चलो डन, ये हमने एक पार्ट किया। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने, अब दूसरा ट्राई करेंगे। चलो भैया आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला शायद से ज्यादा थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट रहा होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है। वो कुछ इस तरीके से गिवन था। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये वाली प्लेट 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अब एक चीज मैं बता देता हूं, काफी लोगों को क्या लग रहा होगा कि भैया 2 और 3 आपस में शेयरिंग करके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रही है। तो याद रखना, नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक प्लेट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो यार एक चीज चेक करो, ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो हमारा 1 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, 4 के ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, और 2 के ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो 3 के ऊपर भी नेगेटिव आएगा। तो काफी बच्चों ने, जहां तक मेरे को लगता है, गलती पता क्या कर देते हैं, वो 2 और 3 की भी शेयरिंग दिखा देते हैं। लेकिन याद रखना, क्या 2 और 3 शेयर हो रहे हैं आपस में? नहीं। No, sir. तो आओ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। भैया हमने स्टार्ट किया पॉइंट ए से। पॉइंट ए से एक प्लेट निकल रही है 1 और एक प्लेट निकल रही है 4। प्लेट 1 भी एक ही के साथ शेयरिंग कर रही है, प्लेट 4 भी एक ही के साथ शेयरिंग कर रही है। प्लेट 1 किसके साथ शेयरिंग कर रही है, 2 के साथ। 4 वाली किसके साथ शेयरिंग कर रही है, 2 और 3 किससे निकल के आ रहे हैं, B. भैया आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका। क्या कह रहे हो सर, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन ये तो और भी सिंपल निकला। तो भैया C इक्विवेलेंट इज C प्लस C, दैट इज 2C, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन A by D। अब चेक करके बताओ किस किस को डाउट था इस क्वेश्चन में, और डाउट क्लियर है अब की बार या नहीं? नो सर। चलो बढ़िया, बहुत सही। सर। अब क्या करो क्वेश्चन पे, ये जिसको डाउट है, ठीक है प्रतिभा चेक करता हूं आपने कौन सा क्वेश्चन भेजा है। भैया सबसे पहले इंफिनिटी लैडर क्वेश्चन देख लो। सॉरी, कि यार ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये इस तरीके से लैडर चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। याद आ गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, वैल्यूज चेंज कर दी थी मैंने, ठीक है, वैल्यूज चेंज कर दी थी, मेरे को याद आ गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी, ठीक है डन। भैया यहाँ पे वैल्यू मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज अगर चेंज भी हो गई तो टेंशन वाली बात नहीं है। 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड इस तरीके से दिया था, और जहां तक मेरे को याद है बीच वाले लैडर में था 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। क्या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था? Yes, sir. चलो डन। तो आ जाओ भैया इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को तोड़ेंगे जहां से भैया रिपीटेशन चालू हुई है। तो सबसे पहले 4 आया, अच्छी बात है, 2 आया, ये भी पहली बार आया, अच्छी बात है। इसके बाद
भैया ये हमारा सर्किट यहां से रिपीट होना चालू हो चुका है, ये पूरा रिपीट होना चालू हो चुका है, तो इसका सी इक्विवेलेंट हम कितना अज्यूम करेंगे, सी। उसके बाद अगर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, वो कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा कि भैया ये हमारे पास आया सी, ये हमारे पास आया 2 माइक्रोफेरेड, और एक हमारे पास यहां पे आया 4 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब मेरे को बताओ 2 माइक्रोफेरेड और ये सी, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल कितना आ जाएगा, C+2। भैया यहां पे लिख रहा हूं, इन दोनों का पैरेलल आ जाएगा C+2। यहां तक पहले चेक करो किस किस को डाउट है। वेरी गुड। अब जब आपने इसको कर दिया तो भैया फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करना फाइनल डायग्राम में किस किस को डाउट आएगा। भैया हमारे पास फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके का बन रहा है कि ये वाला पॉइंट ए है, ये 4 माइक्रोफेरेड का, ये हमारे पास C+2 माइक्रोफेरेड का, और ये पॉइंट बी। अब ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, अब ये दोनों हमें सीरीज में दिख रहे हैं, तो हम इसका सीरीज का कॉम्बिनेशन लगाएंगे। सीरीज का फॉर्मूला होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो मैं वही सॉल्व कर रहा हूं। C1 की वैल्यू है 4, C2 की वैल्यू है C+2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस C+2 इज इक्वल्स टू, ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए भैया, जितना आपने इंफिनिटी वाले के लिए अज्यूम किया था C के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भैया, सॉल्व करेंगे। ये आ रही है, तो मेरे पास आ रहा है C², 4C कट गया, प्लस 2C प्लस 8। बताओ इसको स्प्लिट, -8, तो स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करके बताओ कौन सा फैक्टर्स बन रहे हैं, C-4 and C+2। C-4 एंड C+2। बहुत बढ़िया। इस वाले को सॉल्व करोगे, लेकिन गलत आ रहे हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स गलत आ रहे हैं। C+4 बन रहा है एंड C-2 बनेगा, क्योंकि +4 और -2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, +2। यहां पे प्लस चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8। तो भैया इस वाले को सॉल्व किया तो C = -4, इस वाले को सॉल्व किया तो C = +2। कैपेसिटेंस हमेशा प्लस में हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर इज 2 माइक्रोफेरेड। काफी लोग मेरे को आंसर 4 माइक्रोफेरेड भेज रहे हैं, भैया गलत है, फैक्टर्स आपने गलत लिए हैं, चेक कर लो सही से। डन। डन, बढ़िया। तो रुको और क्वेश्चंस देखने तो मेरे को, कहाँ गए भैया और क्वेश्चंस। चलो, अरे कोई बात नहीं जतिन, जहां जहां डाउट हो भैया पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हो सर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला शो कर दो कि कैलकुलेशन कैसे वो हो रही है। तो शायद से हमने एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला मैंने आपको इस पे छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि ये एक कैपेसिटर है C, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ था K का। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी, क्या इसकी कैलकुलेशन आपने कंप्लीट कर ली थी? भैया जल्दी से चेक करके बताओ, क्या इसकी कैलकुलेशन आपने कंप्लीट कर ली थी? तो भैया थोड़ी सी फटाफट कैलकुलेशंस कंप्लीट करो और चेक करो। फिर मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा देता हूं यार। मैंने आपको कहा था ये डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ये कैपेसिटर 1 बन जाएगा, ये कैपेसिटर 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा। डाइलेक्ट्रिक की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन थी, मेरे को याद नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी गिवन थी।
इसको के ही लेके चल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को सर- बताओ, हाँ बोलो। सर इसकी वैल्यू के ही थी। के ही थी, डन। तो यार हमारे पास इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ऊपर दो कैपेसिटर्स आएंगे सीरीज में, नीचे दो कैपेसिटर आएंगे सीरीज में, और किसी एक में डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये कैपेसिटर 1, नहीं सॉरी ये कैपेसिटर 2 होगा मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये 3, ये 1, और ये हमारा 4 कैपेसिटर जिसमें डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डन। मैंने आपको कहा था C2, C3 और C1 इन सबकी वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट। एरिया भैया आधा हो गया है तो a/2, और अगर डिस्टेंस देखे जाए तो डिस्टेंस भी आधा हो गया है, तो डिस्टेंस के लिए भी कितना लिखूंगा मैं? d/2। तो भैया ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a/d आ रहा है। इसको फिलहाल C मान लेता हूं, C। तो भैया ये चेक करो कि अब C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? kc। यस सर। बस अब सॉल्व कर देते हैं। भैया ऊपर वाले कैपेसिटेंस C2 एंड C3 ये दोनों सीरीज में थे, तो इसका C डैश कितना आएगा? भैया C/2, C/2 आएगा। सिमिलरली C1 एंड C4 ये दोनों भी सीरीज में है, इसका C डैश फाइंड करके बताओ ये कितना आ रहा है? C डबल डैश। भैया KC आ जाएगा इसका? रिपीट करना है क्या? एक बार रिपीट कर देता हूं भाई। सीरीज के लिए फॉर्मूला यही है ना, पहले दो कैपेसिटर्स का मल्टीप्लाई फिर उनका एडिशन। इन दो C1 की वैल्यू कितनी है? C है। C4 की वैल्यू कितनी है? KC है। नीचे आएगा C और इधर आएगा KC, तो ऊपर हो गया KC स्क्वेयर। नीचे क्या करो, गलत लिखा था मैंने, नीचे C कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा? K+1। C से C कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया KC डिवाइडेड बाय K+1। अब अच्छे से चेक करो, यहां तक भी क्लियर है? यस Yes, sir. अब भैया C डैश मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मैंने फाइंड किया C डैश, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन फाइंड किया C डबल डैश, ये दोनों किस में आएंगे? तो बस अब पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड ही करना होता है, तो C इक्वलेंट इज C डैश प्लस C डबल डैश। तो भैया हमारे पास आ जाएगा C/2 प्लस KC/K+1। भैया एलसीएम वगैरह आपको लेना आता होगा, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू K+1, तो इधर हो जाएगा C इंटू K+1 प्लस 2KC। अब सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है बता दो। ये हो जाएगा CK प्लस 2CK, 3CK प्लस C डिवाइडेड बाय 2K+1। हाँ मतलब ब्रैकेट सॉल्व कर दोगे 2K+2 या 2 ब्रैकेट K+1, ये फाइनल आंसर है। तो कैलकुलेशन कोई ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी थी। कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट कब लगी होगी? जब आपने C की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट a/d के टर्म्स में ही लेके सॉल्व किया होगा, तब तो कैलकुलेशन भयंकर हो गई होगी। आई एग्री। तो भैया इस चीज को चेक करना कि इस टाइप में ना हमेशा रिप्लेस कर लेना, या तो x या y या c, मतलब किसी भी एक वेरिएबल से रिप्लेस करके सॉल्व करना। अब क्वेश्चन में C तो बोला नहीं था, तो अब फाइनल आंसर में एप्सिलॉन नॉट a/d सब्स्टिट्यूट कर देना। भैया किसी के लिए रिपीट करना है या ये क्वेश्चन क्लियर है? Sir, clear है. डन। सर लास्ट वाला रिपीट कर दो। लास्ट वाला मतलब ये वाला स्टेप? यस सर। ठीक है यार, देखो इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, ऊपर वाले 2 और 3 कैपेसिटेंस सीरीज में थे, तो मैंने उनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी आई? C/2 आई। ये क्लियर था स्टेप? सर उसके बाद इशू ये 1 और 4 भी सीरीज में है, मैंने इनका फाइंड कर लिया C डबल डैश। C डबल डैश की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ऊपर वाला C डैश और नीचे वाला C डबल डैश ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, तो पैरेलल में तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो C/2 प्लस जो भी ये वैल्यू आ रही है बस मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके सॉल्व किया है। चलो डन।
भैया नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डाउट के लिए आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशंस के साथ। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि भैया ऊपर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है पूरा का पूरा K1, और नीचे दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हुए हैं K2 एंड K3। K1 की वैल्यू गिवन है 1, K2 की वैल्यू गिवन है 2 एंड K3 की वैल्यू गिवन है 3। चेक करो भैया, यही क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes, sir. डन। तो यार इसमें थोड़ा सा अपने आप सोचो कि भैया कौन सा सीरीज में दिख रहा है और आपको कौन सा पैरेलल में दिख रहा है, थोड़ा सा ये चीज अपने आप एनालाइज करो। तो अगर मैं इस सर्किट डायग्राम को ब्रेक करूंगा तो आपको दिखेगा कि एक ऊपर आएगा, ऋत्विका चेक कर लेंगे, मेरे को आंसर नहीं पता। तो भैया इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऊपर एक कैपेसिटर है और नीचे दो कैपेसिटर्स हैं, और ये नीचे दो कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। Series. डन। इस तरीके से ये ए ये बी। अभी फिलहाल क्या अज्यूम करो, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फिलहाल ये अज्यूम करो। तो इसको मान लो भैया कैपेसिटर 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। तो आप मेरे को बताओ C1 की वैल्यू कितनी आएगी? भैया C1 के लिए तो सिर्फ एरिया डिवाइड हुआ है, डिस्टेंस पूरा का पूरा वही है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया डिवाइड हो गया और डी पूरा का पूरा है। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया था K1, K1 की वैल्यू 1 है, तो K1 की वैल्यू 1 है, तो भैया ये अल्टीमेटली यही तो रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। Yes. डन। अब आ जाते हैं C2 पे। भैया C2 के लिए एरिया भी डिवाइड हो रहा है और डिस्टेंस भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए बचेगा क्या हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 इंटू D बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, लेकिन K2 भी इंसर्ट किया हुआ है, तो चेक करो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वेरी गुड। बचा एक लास्ट C3। C3 के लिए सेम होगा K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब मेरे को बताओ कौन, हाँ बोलो। हवा में डालना हवा में टेल्सा माइक म्यूट। म्यूट। अब यार आप खुद चेक करो 2 और 3 किस में दिख रहे हैं आपको? सीरीज में। Series. तो पहले 2 और 3 का सीरीज फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी, इसको अब C1 C2 वाले फॉर्मूले से मत करना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से ही करना, कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल लगेगी। तो मेरे को बताओ C2 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A, और D गया ऊपर। C3 की वैल्यू कितनी है? 3 एप्सिलॉन नॉट A और D गया ऊपर। मेरे को बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? भैया लिख सकता हूं, इसका एलसीएम 6 एप्सिलॉन नॉट A आएगा। Yes, sir. ऊपर बचेगा 3D प्लस 2D, तो ये हो गया 5D बाय 6 एप्सिलॉन नॉट A। तो C डैश की वैल्यू रेसिप्रोकेट करके कितनी आएगी? 6 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इक्वेशन 1। पहले यहां तक आराम से चेक करो किस किस को डाउट है। वेरी गुड, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मेरे को बताओ, जब मैंने इन दोनों का C डैश निकाल लिया और अब C1, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको? Parallel. बस तो ऐड करना है भैया। पैरेलल के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे स्लाइड शो कर देता हूं कि C इक्विवेलेंट इज C डैश प्लस C1। C डैश की वैल्यू आई 6 एप्सिलॉन नॉट A बाय 5D, और C1 की वैल्यू कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। एलसीएम बताओ कितना आएगा इसका एलसीएम? भैया 10D, 20. ऊपर हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A। तो फाइनल आंसर आ रहा है 17 एप्सिलॉन नॉट A बाय 10D। दिस इज द फाइनल आंसर। तो सब लोग चेक करो, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे थे। ऋत्विका आपका आंसर 12/29 आया है, कैसे आया है प्लीज चेक करो। आकाश, इसमें मैंने जान पूछ के उसको C से कन्वर्ट इसलिए नहीं किया
क्योंकि अगर आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी मान रहे हो तो फिर यार ये सी बाई 2 हो जाएगा और ये 3c हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लो, मतलब कंप्लीटली आपको आपके ऊपर ही है, जिसको जिसमें ज्यादा कन्वीनियंट लग जाए भैया वो उसको उस तरीके से सॉल्व करे। जैसे मैंने कहा वेरिएबल से रिप्लेस करना ज्यादा इजी लग रहा है तो वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना इजी लग रहा है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया है, तो कोई डाउट हो तो देख लो। डन? Yes, sir. sir. चलो बढ़िया, बिल्कुल आकाश। भैया आ जाते हैं नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट कैपेसिटर का नहीं है, होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का क्वेश्चन है। चेक करो। भैया सबसे पहले तो इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है? 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एक ही कोलिनियर। लाइन पे। वेरी गुड। तो भैया हमने 3 चार्जेस एक ही लाइन पे प्लेस किए हैं। तो यार ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। एक मिनट मैं क्वेश्चन फिर से रीड आउट कर लेता हूं। ये रहा, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड कोलिनियर एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑप्शंस चेक कर लो फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। भैया पहला ऑप्शन कह रहा है कि तीनों चार्जेस के ऑल दी चार्जेस आर हैव सेम पोलैरिटी, कि ये तभी पॉसिबल है जब तीनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम होगी। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम है लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा हमेशा। थर्ड वाला कि भैया ऑल दी चार्जेस कैन नॉट हैव सेम पोलैरिटी। और ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो आओ डिस्कस करना चालू करते हैं। समझो भैया इस क्वेश्चन को, ये असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है, तो चेक करो। यार मुझे बताओ, अगर मैं 2 चार्जेस सेम नेचर के ले रहा हूं, सेम नेचर के, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा? Center. Midpoint. सेंटर पे आ गया। डन, ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अगर इस न्यूट्रल पॉइंट को ऊपर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूं, या एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रख देता हूं, तो चेक करो कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आओ चेक करते हैं। इसको चार्ज का नाम दे देते हैं, चार्ज 1, इसको 2, इसको 3। पहले क्या करो, नेट फोर्स मार्क करो 2 पे। प्लीज ध्यान देना, नेट फोर्स जरा मार्क करो 2 पे। मेरे को बताओ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या क्या आ रही है। पहले वाले की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है? सर बी की डायरेक्शन। वेरी गुड। और थर्ड वाले की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है? लेफ्ट। थर्ड वाले की वजह से भैया ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बीच वाला पॉजिटिव चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ गया या नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. आ गया। लेकिन जरा लास्ट वाले को भी किसी एक को चेक करके देखो यार। तो जरा फर्स्ट वाले पे फोर्स मार्क करो, सेकंड वाले की वजह से और थर्ड वाले की वजह से। बताओ आंसर क्या आ रहा है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं? Left direction. तो Sir, भैया left में। सेकंड वाले की Left. वजह से भी लेफ्ट में, थर्ड वाले की वजह से भी लेफ्ट में। तो क्या भैया इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? No, sir. नो सर। तो No, क्या ये no, इक्विलिब्रियम sir. में हुआ? No, नो sir. सर। नो सर। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन कह रहा है ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या तीनों चार्जेस सेम नेचर के हो सकते हैं क्या कभी भी? नो सर। No, sir. तो पहला ऑप्शन तो कट कर दो। एंड प्लीज चेक करके बताओ किस किस को इसमें डाउट आया, या सबको क्लियर है कि भैया 3 चार्जेस का नेचर कभी भी सेम नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम के लिए। क्लियर है सर। क्लियर है? चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको इरेज कर रहा हूं, या चलो इसको इरेज मत करो, इसको ये चेक कर लो कि मैंने ऑप्शन ए कैसे गलत साबित किया। अब ऑप्शन बी पे आ जाओ। अब क्या कर रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव लिया, यहां पे पॉजिटिव लिया, और न्यूट्रल पॉइंट पे माइनस क्यू रखा। अब फिर से वही करो, जरा माइनस क्यू पे चार्जेस मार्क करो। माइनस क्यू पे चार्जेस किधर किधर लग रहे हैं? फर्स्ट वाले की वजह से और थर्ड वाले की वजह से। तो सर फर्स्ट फर्स्ट वाला वाले की वजह से लेफ्ट हैंड साइड। और थर्ड वाले की वजह से
राइट right साइड, hand. Right hand side. ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, अच्छी बात है, सेटिस्फाइड हो गया। अब जरा फर्स्ट वाले पे मार्क करो, फर्स्ट वाले पे सेकंड वजह की किसे लगेगा, Right. Sir, right Right hand. side. और थर्ड वाले की वजह से, Sir, Left. left hand side. तो भैया ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। सिमिलरली थर्ड वाले पे मार्क करोगे तो फिर से यही होगा, सेकंड वाले की वजह से लेफ्ट, फर्स्ट वाले की वजह से राइट, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो एक चीज क्लियर हो गई है कि भैया इक्विलिब्रियम में लाने के लिए तीनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी तो सही आ ही रहा है। पहले यहां तक चेक करके बताओ, कोई डाउट है किसी को? No, sir. सर ऑप्शन सी तो करेक्ट आ ही रहा है। अब यहां तक पहले अपना नोट डाउन कर लो, फिर अब मैं आपको ये ऑप्शन सी साबित किया हमने, फिर अब ऑप्शन बी की बात करेंगे। Done, sir. डन, चलो। और भैया ये लास्ट क्वेश्चन बस। तो आ जाओ अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। तो मेरे को पता नहीं आपको कितना याद है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ाया है आपको। भैया आपको पता है 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल। इनकी क्या खासियत होती है, क्या किसी को पता है कुछ? नहीं पता? आओ वही फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर ध्यान देना। चलो ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, दिस पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। आप सबसे पहले मेरे को एक वो पॉइंट्स बताओ जिसपे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, वो पॉइंट बताओ स्लोप पॉजिटिव आ रहा हो। A. Sir, Very A, good. B. भैया स्लोप B. पॉजिटिव ए पे आ रहा है, बी पे नहीं आ रहा। स्लोप पॉजिटिव ए पे आ रहा है, स्लोप नेगेटिव किस पे आ रहा है? D. सी पे। भाई स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट ड्रॉ करना। मैं टेंजेंट ए पे ड्रॉ करूंगा तो इसका टेंजेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव। सी पे ड्रॉ करूंगा तो इसका टेंजेंट किधर आएगा? नीचे की तरफ, नेगेटिव। किस किस पॉइंट पे स्लोप 0 आ रहा है? B. E and F. B and D. Sir, E and F. तो भैया स्लोप 0 आपका 4 पॉइंट पे आ रहा है, बी पे, डी पे, ई पे और एफ पे। तो जिसपे स्लोप 0 आ जाए, पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के बीच में जिसपे स्लोप 0 आ जाए, याद रखना ये वाले पॉइंट मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएंगे। पहले तो ये चेक करके बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? स्लोप Yes, 0 sir. होने का मतलब क्या है? स्लोप 0 होने का मतलब है जहां पे लाइन फ्लैट हो जाए, बिल्कुल फ्लैट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो भैया फ्लैट लाइन हमें बी, डी, ई और एफ पे मिल रही है। इसलिए यहां तक जिसको डाउट है पहले वो पूछो कि मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं किस किस पॉइंट पे फोर्स 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर बी पे फोर्स 0 होगा, डी पे 0 होगा, ई पे 0 होगा, एफ पे 0 होगा। ए पे और सी पे सर स्लोप 0 नहीं है तो फोर्स भी 0 नहीं होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ अब नेक्स्ट चीज पे। अब यार ये तो पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम है, अब स्टेबल और अनस्टेबल कैसे फाइंड किया जाएगा? तो इसको अज्यूम करने का तरीका क्या है भैया? सपोज नेक्स्ट ग्राफ में ड्रॉ करके समझा रहा हूं कि सपोज अब आपको सिर्फ बी, डी, ई और एफ ही देखने हैं, अब बाकी को छोड़ देना, बी, डी और ई और एफ को ही देखना है बस। भैया आपने पॉइंट बी पे एक बॉल रखी, अज्यूम करना, और इस बॉल को कहीं ना कहीं धक्का दे दिया, या तो पीछे या तो आगे, जहां आपका मन करे। तो मेरे को बताओ जब मैं इस बॉल को धक्का दे रहा हूं तो ये बॉल गिरने के बाद क्या ये अपने आप वापस पॉइंट बी पे आएगी या नहीं आएगी, या उससे दूर जाएगी? भाई मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया। तो दूर जाएगी। भैया जब मैं बॉल को ऊंचाई से ऐसे नीचे गिर दूंगा तो भैया ये वापस अपने आप ऊंचाई पे थोड़ी आएगी, ये तो नीचे जाएगी ना। तो यार याद रखना पॉइंट बी हमारा कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल के लिए क्या प्रॉपर्टी कहलाते हैं? अनस्टेबल का मतलब होता है when the object moves away from the neutral point, move away from the neutral point। क्या क्लियर हो गया ये चीज? Yes, sir. अब सिमिलरली डी पे आ जाओ।
भैया डी पे बॉल रखी और मैंने इसको कहीं पे भी धक्का दे दिया, ऊपर या नीचे, तो क्या ये वापस डी पे आएगी या नहीं आएगी अपने आप घूम फिर के? यस सर। तो डी Yes, हमारा सर कौन सा वहीं पॉइंट हो आएगी। जाएगा? डी Yes, स्टेबल हो जाएगा। Stable. स्टेबल का मतलब वापस मूव टुवर्ड्स दी न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. यस पायल सर। अभी प्रीवियस स्लाइड भी दिखाता हूँ, रुक जाओ। अब ई और एफ पे आ जाओ। यार मैंने जब बॉल ई से धक्का दिया ना, तो मैंने देखा कि ना तो ये आगे जा रही है ना तो ये पीछे जा रही है। जैसे बॉल बी से, जब हमने बॉल को पॉइंट बी से धक्का दिया था तो वो आगे जा रही थी, डी से धक्का दिया था वो वापस घूम फिर के डी पे आ रही थी। लेकिन ई और एफ में क्या है, आपने जहां धक्का देके छोड़ दिया ये वहीं रुक रही है, ये तो ना वापस जा रही है ना दूर जा रही है। तो हमारे ई और एफ कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब यहां तक पहले पूरी कहानी लिख डालो, फिर आपको समझाता हूं क्या करना है। यहां तक पहले पूरा नोट डाउन कर डालो, आप अपने आप इसका आंसर दे दोगे। पायल ये हो गया है तो बताना। डन सर। तो ये वाली स्लाइड भी नोट डाउन हो जाए, बता दो। याद रखना ये मैंने आपको बस एक तरीके से समझाया है, ये एक्चुअल मेथड नहीं है स्टेबल अनस्टेबल देखने का। अनस्टेबल स्टेबल देखने का ये तरीका है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मूव अवे फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट, मूव टुवर्ड्स द न्यूट्रल पॉइंट। ये बॉल वाला तो बस मैंने आपको एक तरीका लिया है समझाने का। कहीं आप हर जगह बॉल ही रख के चेक करने लग जाओ। चलो आ जाओ, आते हैं ऑप्शन पे। ठीक है, मैं पहले एक स्प्रिंग वाले केस से एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग वाले से। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये उसकी नेचुरल लेंथ है और यहाँ पे मैंने एक डब्बा रख दिया इसको कनेक्ट करके। ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट है। मेरे को बताओ अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दूं, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया मतलब डिस्प्लेसमेंट कराया राइट साइड, तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। इस पे रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। अब मेरे को बताओ रीस्टोरिंग फोर्स न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लग रहा है या उससे दूर लग रहा है? सर न्यूट्रल पॉइंट की तरफ लग रहा है। तो ये वाला होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या क्लियर हुई कंडीशन? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं और मैं डब्बे को छोड़ दूं, स्प्रिंग को कंप्रेस करके बॉक्स को छोड़ दूं, तो क्या ये बॉक्स न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जाएगा या उससे दूर जाएगा? ये न्यूट्रल पॉइंट की तरफ न्यूट्रल पॉइंट की जाएगा। तरफ जाएगा। तो फिर से ये वाला क्या बन गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। आ जाओ भैया, बस फाइनल चीज जो मेरे को बतानी है, दैट्स इट। ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, इसका न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे आया था, माइनस क्यू बिल्कुल सेंटर पे। अब क्या करो, इस थर्ड चार्ज को कहीं पे भी डिस्प्लेस करा दो, कहीं पे भी लेफ्ट में या राइट में, कहीं पे भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, नेट फोर्स 0 था। सपोज इस माइनस क्यू को मैंने यहां रख दिया। अब मेरे को बताओ इस पे फोर्सेस कौन कौन सी डायरेक्शन में लग रहे होंगे, पहले वाले की वजह से और तीसरे वाले की वजह से। भाई पहले वाले की वजह से लग रहा होगा लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड और थर्ड वाले की वजह से तीसरे की वजह से कौन सा फोर्स बड़ा है? ये दोनों इक्वल है या कोई छोटा बड़ा है? सर F3 बड़ा है। सर F3 बड़ा है। F3 बड़ा है F1 से। तो भैया ये चार्ज अब क्या करेगा, जब मैं इसको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करा दूंगा ना, ये चार्ज रुकेगा ही नहीं, ये चार्ज Q के पास, इस थर्ड वाले के पास चले जाएगा। तो क्या ये अपने न्यूट्रल पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है या न्यूट्रल पॉइंट से दूर जा रहा है? न्यूट्रल पॉइंट से दूर। सर दूर जा रहा है। दूर जा रहा है। तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। सर अनस्टेबल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी भी सही आ रहा है। बी ऑप्शन में क्या कहा गया था? बी ऑप्शन में कहा गया था कि भैया इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। तो यस, बी और सी दोनों सही आ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। सर डी। डन। एक बार अच्छे से चेक करो, अब कुछ डाउट है तो भैया अच्छे से पूछ लो। ऋत्विका अभी भी कोई डाउट्स बचे हैं क्या? जो मैंने भेजे थे। तो जो मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले कराए वो आपके डाउट्स नहीं थे क्या, नो जो सर। स्टार्टिंग में कराए? नो सर। ओह शिट। तो ऋत्विका 101% पक्का कल की क्लास। ओके सर। डन।